हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और बात कर रहे थे रशियन रेवोल्यूशन की और यूरोप में समाजवाद की। इससे रिलेटेड हम लोगों ने 4 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। यूरोप में समाजवाद कैसे आता है, उदय कैसे हुआ, उसको हम लोगों ने देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने रूस में जो क्रांति हुई उसके बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख रखा है। तो हम लोगों ने मेनली रूस में 2 क्रांति की चर्चा की, एक फरवरी की क्रांति 1917 की और दूसरा अक्टूबर 1917 की क्रांति की बात हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो सेशन में किया। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया रशिया में, या जो बोल्शेविक क्रांति है उसका क्या परिणाम रशिया में देखने को मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बोल्शेविक जो था वो किसी भी प्रकार की निजी व्यवस्था, निजी संपत्ति की व्यवस्था के क्या था, खिलाफ था। वो क्या चाहता था कि उद्योग का और बैंक का क्या हो, राष्ट्रीयकरण हो। हमने पहले भी चर्चा किया है, अप्रैल थीसिस की बात कही है और अप्रैल थीसिस में लेनिन का डिमांड भी यही था कि बैंकों का क्या होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए, है ना, और जमीन का क्या हो जाना चाहिए, किसानों को बंटवारा कर देना चाहिए। इस चीज की चर्चा हम लोग अप्रैल थीसिस में की है। तो बोल्शेविक जो है वो किसी भी निजी व्यवस्था, संपत्ति की निजी व्यवस्था के क्या है, खिलाफ है। संपत्ति किसके अधिकार में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। संपत्ति, निजी संपत्ति, बैंक, उद्योग, इसका प्रबंधन किसके हाथ में होना है, सरकार के हाथ में होना है। जमीन को क्या कर देना है, सामाजिक संपत्ति घोषित कर देना है। जमीन पे जितने किसान हैं, सामंत हैं, अपना कब्जा कर सकते हैं। जो बड़े बड़े मकान है रशिया में उसको क्या कर देना है, जो मकान मालिक है जितना उनके पास नीड है उसको छोड़ के बाकी मकानों को, मकान के कमरों को किसको बांट देना है, जो वहाँ के जरूरतमंद के लोग हैं। तो इस प्रकार वहाँ पे जबरन क्या किया जा रहा है, समाजवाद लाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने और भी बहुत कुछ चेंजिंग पाया वहाँ पे रशिया में। क्या देखा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो ये बोल्शेविक पार्टी है नवंबर 1917 में क्या चाहता है, संविधान सभा का निर्माण करवाने के लिए एक चुनाव करवाना चाहता है। लेकिन इस चुनाव में क्या होता है, उसकी पराजय होती है। अब वो क्या चाहते हैं कि रशिया में केवल एक सिंगल पार्टी रहे, बोल्शेविक पार्टी रहे। अब इसके लिए इजी काम, अगर एक लोग पार्टी रहेगी तो डेफिनेटली जीत भी उसी की होगी। अभी तक क्या हम लोगों ने क्या देखा कि संविधान सभा का चुनाव में उसकी क्या हो चुकी है, हार हो चुकी है। और अब वो क्या कर चुका है कि चुनाव में रशिया में क्या होगा, केवल एक सोवियत कांग्रेस के लिए एक ही बोल्शेविक पार्टी रहेगा, सिंगल पार्टी। तो अब ये क्या हो गया, उसके लिए काम आसान हो गया। यानी कि डेमोक्रेसी नहीं बल्कि कम्युनिस्ट, एक ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें एक सिंगल पार्टी का सरकार हो, मतलब वहां की जितनी भी जनता हो उसी को सेलेक्ट करे, चुने। तो रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड यूनियन बनाए गए थे। हम लोग जैसे क्रांति की चर्चा कर रहे थे तो इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया कि ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहेगा। पहले जब हम लोगों ने बात कहा कि रशिया में जब समाजवाद आया तो क्या बनाया गया, ट्रेड यूनियन बनाया गया। लेकिन ट्रेड यूनियन पे किसका नियंत्रण रहेगा, इसी बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण रहेगा। बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार जो थे, जो बोल्शेविक में शामिल हो चुके थे, अब इस तरह की जबरन समाजवादी व्यवस्था से उनके प्रति उनके मन में जो सम्मान था वो क्या होने लगा, छूटने लगा। अब वो लोग जो युवा कलाकार जो थे या पेंटर थे, ये सब क्या होने लगे, पार्टी को छोड़ने लगे स्वतः। यहाँ रशिया में क्या बनाया गया, गुप्तचर संस्था भी बनाया गया। पहले एक गुप्तचर संस्था थी चेका, और उसकी जगह पे और भी कुछ गुप्तचर संस्था जैसे OGPO, इसके अलावा NRVD इत्यादि का निर्माण किया गया। और पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो कलाकार जो थे और यहाँ के जो सामाजिक सेवक थे जो इसमें शामिल हो रहे थे, वो क्या हुए, अब इस पार्टी से निर्वासित, स्वयं छोड़ के जाने लगे। निर्वासित नहीं, स्वयं छोड़ के इस पार्टी को जाने लगे।
अब रशिया में क्या हुआ 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद, हमने कहा कि वहां जबरन क्या लाया गया, समाजवाद लाया गया, सिंगल पार्टी की स्थापना की गई। इसका क्या प्रभाव हुआ, इसका एक और प्रभाव हुआ, वो है सिविल वार को भी रूप में हम लोग रशिया में देखते हैं। रशिया में क्या स्टार्ट होता है, सिविल वार, गृह युद्ध, अपने ही शासन के खिलाफ में, विरोध में क्या होता है, अब रशिया में एक गृह युद्ध स्टार्ट होता है। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण के लिए आदेश दिया तो रूसी सेना क्या होने लग गई, टूटने लग गई। क्यों, रीजन क्या था, तो जो रूसी सेना में ज्यादातर लोग थे वो क्या थे, स्वयं एक किसान थे, और जब भूमि पुनर्वितरण के लिए वो होने लगा तो क्या होने लगा, वे लोग खुद भूमि के पुनर्वितरण के लिए लेने के लिए कहाँ लौटने लगे, घर लौटने लगे। इसलिए ये लोग सेना छोड़ के कहाँ जाने लगे, घर जाने लगे। तो गैर बोल्शेविक जो थे वो समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह का क्या किया, विद्रोह की निंदा की। जो गैर बोल्शेविक थे वे लोग निंदा कर रहे थे। इस समय दो प्रकार के लोग हो गए, एक ग्रीन्स जो और दूसरा व्हाइट्स। ग्रीन्स जो थे वो क्या थे, रूसी साम्राज्य ज्यादातर हिस्सों में जो फैले हुए थे वो सामाजिक क्रांतिकारी थे, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन्स। जो सामाजिक क्रांतिकारी हुए वो क्या कह रहे थे, ग्रीन्स। और व्हाइट्स जो थे, जो जार था, महाराजा था, उसके समर्थक जो थे वो क्या कह रहे थे, व्हाइट्स कहला रहे थे। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिला था। किसके समर्थन मिला था, हमने क्या देखा, बात कही, व्हाइट्स जो जार के समर्थक थे उनको किसका समर्थन मिल रहा था, हम लोग देख रहे हैं, अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। रीजन क्या था, क्योंकि ये कंट्री जो थी हमारी क्या थी, पूंजीवादी कंट्री थी, और ये लोग जार का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि पूंजीवादी जितना है वो किसके खिलाफ है, समाजवाद के खिलाफ है। इसलिए ये लोग व्हाइट्स का समर्थन कर रहे थे। और इनकी हरकतों के कारण गैर बोल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लग गया, क्योंकि रशिया में, तो मैं स्टार्टिंग से बात करते आ रही हूँ कि रशिया जो था मेनली क्या था, कृषि प्रधान देश था। औद्योगिक वहां पे क्या थे, उद्योग जो थे बहुत कम था, मात्र दो ही सिटी थे, मॉस्को, पेट्रोग्राड, जहाँ औद्योगिक सिटी था। तो यहाँ इस तरह की हरकतों से क्या होने लगा, जो गैर बोल्शेविक थी उनका समर्थक जो थे, क्या होने लगा, उसमें तेजी से गिरावट आने लगा। और जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य का ज्यादातर हिस्सों में क्या हो गया, बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये हम लोगों ने अभी तक बात की। अब हम बात करेंगे कि लेनिन के बाद रशिया में क्या हुआ। तो लेनिन से के समय में ही, पहले 1922 में रशिया जो है यूएसएसआर में कन्वर्ट हो गया, एक बहुत बड़ा ये साम्राज्य यूएसएसआर, जिसमें लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन इत्यादि शामिल था, जिसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा किया कि 1990 में इसका डिवीजन होता है धर्म के आधार पे। और फलस्वरूप अब क्या आया कि रूस में समाजवादियों ने एक नए समाज का निर्माण की कल्पना की। कैसे समाज का निर्माण की कल्पना की कि रशिया में समाज जो बनाया जाएगा वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था पे बनाया जाएगा। जैसे हमें जो काम करना है उसका हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे, और वो प्लानिंग क्या कहलाएगा, 5 साल का प्लानिंग करेंगे। इसे हम लोग 5th ईयर पंचवर्षीय योजना कहेंगे। पंचवर्षीय योजना, 5th ईयर प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। यानी कि जो गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध के दौरान ही बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, और उसी समय क्या किया इन लोगों ने कि नियोजन में पंचवर्षीय योजना लाया, और सरकार जो है एक केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। हमें क्या काम करना है उसके लिए हम पहले से सेंट्रलाइज होके क्या करेंगे, नियोजन बनाएंगे। तो जितने भी बैंक है, उद्योग है, उसका क्या कर दिया गया, सामूहिकीकरण कर दिया गया समाज में। अब क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना के साथ साथ वहां पे क्या किया गया कि कृषि का क्या किया जाएगा, सामूहिकीकरण किया जाएगा। मतलब जैसे हम लोग अपने अपने खेती अपना सिंगल छोटा छोटा लैंड पे खेती करते हैं, उसके जगह जब रशिया में लेनिन के बाद स्टालिन गद्दी पे बैठा तो उसने क्या किया, नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत
दौर खेती से किया। उसने क्या किया, खेती को सामूहिकरण करना है। मतलब अगर रशिया में जितने किसान है उसके खेतों को क्या कर लिया गया, मर्ज कर दिया गया, और उसी जमीन पे वो क्या करेंगे, किसान खेती करेंगे। जिनका जितना जमीन है उसके अनुसार उसके मुनाफा दिया जाएगा। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का जमीन 5 एकड़ है, एक का 10 एकड़ है, एक का 20 एकड़ है, तो जिसने जितना जमीन लगाया है मुनाफा भी उसी के अनुरूप उसे दिया जाएगा। ये था हमारा कृषि का सामूहिकरण। तो ये कृषि का सामूहिकरण किसने किया, स्टालिन ने किया। लेनिन के बाद पार्टी का कमान हमने किसके बाद कहा कि स्टालिन के हाथों में आया, और स्टालिन ने स्थिति को निपटाने के लिए क्या किया, एक नया कदम उठाया। और उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाती है, और इसी उम्मीद में अनाज का दाम भी बढ़ जाता है। इसके रोकने के लिए उसने क्या किया, सामूहिकरण का काम को अपनाया। लेकिन सामूहिकरण से क्या हुआ, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले से बात करते हैं ना कि रशिया का कंडीशन जो था वो मेनली तो वो कृषि प्रधान था, और जैसे ही मौसम अनुकूल नहीं होता था तो रशिया का कंडीशन भी हम लोग क्या देखते थे कि वो नुकसानदेह हो जाता था। साथ ही साथ विश्व युद्ध की वजह से भी रशिया की स्थिति क्या थी, खराब हो चुकी थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद रशिया जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया जो है काफी पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा। रशिया और यूएसए 2 कंट्री जो है काफी पावरफुल के रूप में होता है। तो सामूहिक खेती का काम इस समय क्या हो रहा था, वो बहुत ज्यादा लाभदायक हम लोग रशिया में देखने को नहीं मिलता है। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में क्या हो चुका है, नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। जैसा स्टालिन चाह रहा था कि सामूहिकीकरण करेंगे, जितना भी किसान जमीन है उसको क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, किसान उसी के खेत में काम करेंगे। उससे क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ रशिया में। तो ये हम लोगों ने देखा कि 1917 की क्रांति के बाद रशिया में क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने देखा कि इससे गृह युद्ध होता है, वहां पे एक नियोजन प्रणाली स्थापना किया जाता है, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम पे बात कही। भारत में भी जब आजादी मिली तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसी पंचवर्षीय योजना को अपनाए कि 5 इयर्स का प्लान किया जाएगा। पहले से किस पे हमें जोर देना, फोकस देना है, कृषि पे, उद्योग पे, इसका हम लोग पहले से प्लानिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या हुआ। तो रूसी क्रांति के फलस्वरूप अभी तक विश्व में एकमात्र कंट्री था जो कम्युनिस्ट पे आधारित सरकार बनाने वाला कंट्री था। देखा देखी फलस्वरूप इंग्लैंड में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। इसके अलावा और भी कुछ स्थान थे जहाँ पे क्या होता है, कम्युनिस्टों का प्रभाव पड़ता है। जैसे चाइना में भी हम बात करेंगे अगर, तो कम्युनिस्टों का इसी से प्रभाव पड़ता है। लेकिन सोवियत संघ का जो ये कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका, और 1990 तक आते आते तक क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो ये तो था हमारा रूस में समाजवाद का उदय और रशियन रेवोल्यूशन। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। कल से हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, वो हमारा होगा जर्मनी में नाजीवाद एवं हिटलर का उदय। थैंक यू सो मच।